नमस्कार दोस्तों, ज्ञान तीर्थ में आपका फिर से स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज़ में ये 6th वीडियो है। शुरू करते हैं वीडियो कॉमनवेल्थ गेम के साथ। कॉमनवेल्थ गेम 2022। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहली बार जो कौन कौन से गेम पहली बार शामिल हुए हैं वो हुए हैं महिला T20 क्रिकेट, यानी अभी क्रिकेट भी शामिल हो गया है। महिलाओं का बास्केटबॉल, 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल और मिक्स्ड सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग। ठीक है। अगला है कि शुभंकर इसका कौन था। शुभंकर पेरी था। यह एक बहुरंगी बैल है, मल्टी कलर्ड बुल है। ये है इसका शुभंकर, जिसका नाम है पेरी। ठीक है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कॉमनवेल्थ गेम में या राष्ट्रमंडल खेल में कौन रहे, तो पीवी सिंधु रही बैडमिंटन वाली और मनप्रीत सिंह हॉकी वाले रहे ध्वजवाहक, जो शुरुआत में थे उद्घाटन में। ठीक है। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो निखत जरीन महिला मुक्केबाज और अचंत शरद कमल टेबल टेनिस वाले रहे। ठीक है। और भारत के का स्थान कितना रहा, तो भारत का कॉमनवेल्थ गेम में इस बार 4th स्थान रहा है। और कुल मिला के भारत ने कितने मेडल जीते, तो 22 स्वर्ण पदक जीते और टोटल में 61 मेडल जीते हैं। ठीक है। अगली चीज़ देखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो प्रथम भारतीय कौन थी, मीराबाई चानू थी। उन्होंने भारोत्तोलन में महिला 49 किलोग्राम वर्ग में जो है इन्होंने पदक जीता, स्वर्ण पदक। ठीक है। बाकी ये सब चीज़ तो इन खिलाड़ियों के बारे में, इनके बारे में ऐसा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है। राष्ट्रीय परिदृश्य देखते हैं। 6वां राष्ट्रपति चुनाव। ठीक है। वो 16वां राष्ट्रपति चुनाव। तो ये 16वां जो है राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। इस संविधान के आर्टिकल 62 में 62 आर्टिकल में प्रावधान है कि पदासीन राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हो जानी चाहिए। ठीक है। तो पहला राष्ट्रपति जब उसका कार्यकाल खत्म होने वाला है उससे पहले ही जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लेते हैं। तो ये जो किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 62 में लिखा है। ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, करंट अफेयर का ही हो भले ही, लेकिन ये पॉलिटी के थ्रू भी ये पूछ सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का 64.03% मत प्राप्त हुआ। ठीक है। इन्हें 64% वोट्स मिले और ये इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति नियुक्त हुई। ठीक है। तो ये जरूर याद रखना है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि ये फलाने राष्ट्रपति या फलाने प्रधानमंत्री भारत के कौन से नंबर वाले हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जो है 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है। तो मैंने कैसे याद कर रखा था कि 13वें राष्ट्रपति जो थे वो थे प्रणब मुखर्जी। 14वें राष्ट्रपति जो हैं वो हैं हमारे, तो द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुकी हैं। तो ये 13 नंबर वाले कौन थे, 13 नंबर वाले प्रणब मुखर्जी थे। 14 नंबर वाले कौन थे, 14 नंबर वाले ये थे रामनाथ कोविंद थे। और 15 नंबर वाली कौन हो गई हैं, द्रौपदी मुर्मू हो गई हैं। तो ऐसे करके मैंने याद किया है। तो 13 नंबर मैंने कैसे, मुझे याद रह गया 13 नंबर, मुझे एक खबर याद थी कि जैसे ही प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को उनकी फांसी की सज़ा थी वो दे दी थी, जो रुकी हुई थी, तो उन्होंने माफ़ नहीं किया था। तो 13 का नंबर बुरा होता है ना, और 13 नंबर में फांसी दे दी गई। ऐसे करके मैंने याद किया था कि प्रणब मुखर्जी ने फांसी दे दी, वो 13 नंबर वाले राष्ट्रपति हैं। तो 14 नंबर, फिर 15 नंबर, तो 15वीं राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है हमारी। ठीक है। तो ये जो है संथाल जनजाति की हैं, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में इससे ये आई हैं। ठीक है। तो इनका जो वो होता है शपथ ग्रहण समारोह, जो वो NV रमणा ने किया था, जो कि उस टाइम पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। तो ये शपथ जो है राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, जो कि अभी NV रमणा थे, उन्होंने दिलवाई थी। ठीक है। उसके बाद तो 2 और बदल गए। ठीक है। ये संथाल जनजाति से हैं और जनजाति समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली पहली व्यक्ति हैं, कोई भी जनजाति से अभी तक नहीं बना है। ठीक है। और राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला हैं। पहली महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है। वह भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाली सबसे युवा 64 वर्षीय व्यक्ति हैं। मतलब ये सबसे युवा भी हैं, भले ही वो आदमी हो भले ही औरत हो, उन सभी में सबसे युवा कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। वह भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म देश की स्वतंत्रता के बाद में हुआ है। ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, इन केस पूछ लें तो, है ना। चलिए अगला है बुरहानपुर पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है।
तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर एक ज़िला है जो कि हर घर जल वाला जो है प्रमाणित पहला ज़िला बन गया है। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं उसी के ये हर घर जल वाले स्कीम के अंतर्गत। और सार्वजनिक स्थानों में नल से जल उपलब्ध कराया गया है इन सब जगहों, इस वाले बुरहानपुर में। ठीक है, ये पूरी तरह से हो चुका है। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 से ही भारत सरकार राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है। तो ये कब से कर रही है? 2019 से कर रही है। ठीक है, ये सब याद करना होता है, पेपर में पूछते हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत नल कनेक्शनों के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इसका टारगेट कब तक उपलब्ध कराएंगे जल? 2024 तक। ठीक है, भारतीय नवाचार सूचकांक, ये अगला अगला टॉपिक चालू हो गया है। भारतीय नवाचार सूचकांक। ठीक है, नवाचार का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसे, कोई भी नई नई चीज़ को लेके आना। ठीक है, इनोवेशन। नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन। ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक, तो ये पूछते हैं भारत नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, उन्होंने नीति आयोग ने नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया। यह इसका तृतीय संस्करण है। और ये कौन जारी कर ये रिपोर्ट को तैयार करने में कौन इनकी हेल्प करता है? गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, IEFC बोलते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, ज्ञान भागीदार नॉलेज पार्टनर के रूप में नीति आयोग के साथ में शामिल रहा है। ठीक है, और इसमें ऐसी कोई ज़्यादा याद करने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नहीं लगी है। तो इसमें बस ये देखते हैं कि नवाचार सूचकांक में सबसे टॉप पे कौन रहा है। तो कर्नाटक सबसे टॉप पे रहा है। मैं ऐसे करके याद करता हूँ कि कर्नाटक में बेंगलोर है, और बेंगलोर में बहुत ज़्यादा नया इनोवेशन होता है, हम लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह में करते हैं, तो उसकी वजह से ये जो है कर्नाटक जो है टॉप पर रहा है। उत्तर प्रदेश का स्थान भी हमको याद रखना चाहिए, क्योंकि यूपी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है 7th रहा है, 7वां। पहाड़ी ज़िलों में मणिपुर, बस इतना याद कर लो, बहुत है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़। ये सब चीज़ कम चांसेस होते हैं सब चीज़ों के। कर्नाटक के पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बातें पूछेंगे ना, छोटी मोटी क्यों पूछेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस, अगला टॉपिक। 16 जुलाई 2022 को जालौन जिले के उरई तहसील के कैथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो मोदी जी जब करते हैं तो याद रखना पड़ता है कहाँ से किया गया। तो कैथेरी गांव से किया गया, उरई तहसील के, जालौन जिले की उरई तहसील से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी UPEIDA ने किया है। ठीक है, इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। इसका प्रारंभ जनपद जो है प्रारंभ स्थान जनपद चित्रकूट में से चालू होता है, और समाप्ति जनपद जो है वो इटावा के ग्राम कुदरैल के निकट है। ठीक है, तो ये शुरू हो रहा है चित्रकूट से। ठीक है, और इटावा की तरफ को जा रहा है। यह एक्सप्रेस 7 जिलों से जा रहा है, ये भी याद रखिए। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। ठीक है, और गौरतलब है कि एक्सप्रेसवे पर जो है मुख्य नदियाँ कौन कौन सी पड़ती हैं? केन पड़ती है, और भी कई सारी हैं, यमुना, बेतवा और सेंगर, ये याद रख लीजिए, बहुत हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेसवे का निर्माण बुंदेलखंड क्षेत्र, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम एक त्वरित एवं सुगम यातायात कॉरिडोर से जुड़ गया है। तो ये एक्सप्रेसवे जो है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे, इन सभी ये तीनों एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ के जो है काफ़ी जो है त्वरित जो है परिवहन करवाएंगे। नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित, ये अगला टॉपिक है। असम और अरुणाचल, इनमें ना सीमा विवाद चल रहा है। ठीक है, तो सीमा विवाद के समाधान के प्रयास के तहत नामसाई घोषणा पत्र जो है वो हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक है, तो अगर ये पेपर में पूछ लें कि नामसाई जो वो है घोषणा पत्र वो किससे संबंधित है, तो नामसाई जो है असम और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच में सीमा विवाद से संबंधित है। सीमा विवाद नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी राज्यों में है, लेकिन असम जो कि इसकी शेप कुछ ऐसी है और अरुणाचल प्रदेश इसकी शेप कुछ ऐसी है, तो इन दोनों के बीच में जो सीमा विवाद है उसमें है ये नामसाई। ठीक है, सीमा विवाद का जो वो किया गया है। NIRF इंडिया रैंकिंग्स, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, इसके अंतर्गत जो है रैंकिंग जारी करी गई हैं।
तो ये कॉलेजों की रैंकिंग होती है इसमें, तो वही पूछेंगे टॉप पे कौन सा कॉलेज है, तो ये इंडिया की है ऑब्वियसली। NIRF जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है, इंडिया की रैंकिंग है इसमें, ठीक है। तो इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें IIT मद्रास जो है टॉप पर है। तो याद रखिए कि IIT मद्रास जो है NIRF की टॉप रैंकिंग पर है। उसके बाद में IISc बेंगलोर है, ये ज़्यादातर सब जगह में टॉप रहता है, मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो इससे ऊपर जो है क्या है, चेन्नई है, IIT मद्रास, और दूसरा है IISc बेंगलोर, ठीक है। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है कि इसकी में शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश का केवल एक संस्थान है, वो IIT कानपुर ही होगा, आप अंदाजा भी लगा सकते हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश के संस्थान कौन कौन से हैं, 5th नंबर पे IIT कानपुर है, फिर BHU वगैरह, वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और BHU, MIT यूनिवर्सिटी, और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, और शिव नाडर विश्वविद्यालय, ये सारे हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट IIT कानपुर है, जो कि टॉप 10 में है, ठीक है। अगला पॉइंट, मिशन शक्ति, अगला टॉपिक चालू हुआ, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन शक्ति योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस मिशन का कार्यान्वयन 15वें वित्त आयोग की अवधि यथा 2021 से लेकर 2025 के दौरान किया गया है। यह एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट कार्यक्रम है। तो इसका नाम क्या है, मिशन शक्ति है। शक्ति माता थी ना, उनके नाम पे ऐसे रखा गया है। तो महिला सशक्तिकरण कर रहा है ये, ठीक है। सशक्तिकरण के हेतु अम्ब्रेला योजना के रूप में शुरू किया गया है ये, ठीक है। महिला सशक्तिकरण कर रहा है, अम्ब्रेला योजना है। अम्ब्रेला योजना का मतलब बहुत सारी योजनाएं जो है इसकी उपयोजना होती हैं। इस मिशन की 2 उपयोजनाएं हैं, संबल और समर्थ, ठीक है, 2 उपयोजनाएं। संबल योजना के घटकों में नारी आंदोलन के नए घटक के साथ वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पूर्ववर्ती योजनाएं शामिल की गई हैं। तो बहुत सारी योजनाओं को शामिल कर लेते तो एक अम्ब्रेला योजना बन जाती है। तो मिशन शक्ति में ये सब पुरानी योजनाएं हैं, ठीक है। महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सभी इसी में शामिल हैं, किसमें, संबल में है। और समर्थ में कौन कौन सी हैं, उज्ज्वला, स्वाधार गृह, कामकाजी महिला छात्रावास जैसी पूर्ववर्ती योजनाओं को संशोधन करके थोड़ा बहुत चेंज करके इसमें शामिल कर देते हैं। इसके अतिरिक्त कामकाजी महिला माताओं बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रैच योजना, क्रैच का मतलब होता है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को थोड़े समय के लिए जॉब करते समय बच्चों को रख के छोड़ के चले जाते हैं, ताकि ना उनका थोड़ा बहुत देखभाल की जा सके जिस टाइम पे माँ जो है वो जॉब कर रही होगी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को अब सामर्थ्य उपयोजना में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये आपको आइडिया लग गया कि इसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं और उनमें क्या क्या है। अगला टॉपिक है राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021, ठीक है। तो राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में रैंकिंग अनुसार गुजरात, कर्नाटक राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। तो सबसे ज़्यादा जो है ये स्टार्टअप जो है वो कौन कर रहा होगा, तो गुजरात वाले लोग कर रहे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो गुजरात और कर्नाटक वाले जो है ये इसमें टॉप पर हैं स्टार्टअप के मामले में, ठीक है। अग्निपथ, एक नई राष्ट्रीय भर्ती योजना, ठीक है। तो ये तो सबको पता है, अग्निपथ में बहुत हंगामा हुआ। ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक युवाओं के लिए एक भर्ती योजना है। तत्काल प्रभाव से लागू होने वाली यह योजना सशस्त्र सेनाओं में 4 वर्ष के सेवा काल हेतु युवाओं की भर्ती को निर्देशित करेगी। हालांकि इस योजना के तहत ग्रेच्युटी एवं पेंशन जैसे लाभ प्रदान नहीं किए जाएंगे, याद रखिएगा, इसमें पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, ठीक है। भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों के लिए, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए इसमें भर्ती की जाएगी, ठीक है। और अब से इन पदों पर भर्ती के लिए संचालित होने वाली अन्य सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। अभी तक इन पे जो भर्ती की पुरानी नॉर्मल जो भर्ती हैं उनके लिए सैनिकों के लिए भर्ती है, उनके लिए जो पुरानी योजना चली थी वो सब बंद हो जाएंगी, ठीक है। इसमें से बहुत कम लोग हैं, आपको सब पता है इसके बारे में, नॉर्मली मैं बस पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी। इस योजना में 7.5 से लेकर 17.5 से लेकर 21 वर्ष की आयु के जो छात्र हैं वो लोग इसके लिए उम्मीदवार होंगे, ठीक है। और इसमें अधिकतम जो है 23 वर्ष कर दी गई है 2022 के लिए, 1 साल के लिए, क्योंकि ये अभी नई आई है, इसके लिए इन्हें छूट दी गई है 2 साल की। तो इस योजना में अभी 23 साल है, लेकिन रहेगी 17.5 से लेकर 21 साल तक की। भारतीय नौसेना ने महिलाओं के 20% आरक्षण देने का जो है इसमें वो दिया है, निर्णय लिया है, ठीक है। तो नौसेना में 20% आरक्षण मिल जाएगा। अग्निवीरों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर हर वर्ग में ऑल क्लासेस से होगी,
ठीक है। अग्निवीर सशस्त्र बलों में एक अलग रैंकिंग होगी जो किसी भी मौजूदा रैंक से भिन्न होगी। ठीक है, अग्निवीर अलग ही रैंकिंग होगी क्योंकि ये परमानेंट लोग नहीं हैं। ठीक है। विशिष्ट प्रत्येक विशिष्ट बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित कैडर रेगुलर में नामांकित किया जाएगा। तो इनमें से जो 25% लोग हैं उनको परमानेंट बेसिस पे ले लिया जाएगा, बाकी सबको जो है एक सेवा निधि दे के और इनको कार्य का उससे सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है। सेवा निधि जो है 11.71 लाख रुपए की रहेगी, जो कि आयकर में छूट भी रहेगी उसमें। ठीक है, उसमें है ना इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें पूरा लेखा जोखा दे रखा है कि पहले साल कितनी सैलरी मिलेगी, कितना क्या क्या मिलेगा, वो सब आप देख लीजिएगा। इसकी ज़रूरत नहीं है, पेपर में मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। भारत अगला टॉपिक है भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा। ठीक है, तो भारत गौरव जो है निजी ट्रेन सेवा चालू कर रही है भारत सरकार, भारत गौरव नाम से। 14 जून 2022 को, ये भी पूछते हैं, याद रखिए, 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से साई नगर शिरडी महाराष्ट्र के बीच में शुरू की जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पूरी योजना में। ठीक है, तो वो कहाँ से कहाँ चल रही है, कोयम्बटूर से लेकर जो कि उत्तर तमिलनाडु में है, और शिरडी चल रही है महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपने जो पिक्चर देखी होगी कभी कौन सी थी, चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें जिस रूट से गए थे करीब करीब उसका उल्टा रूट है। ठीक है, तो वो तमिलनाडु से लेके ऊपर शिरडी महाराष्ट्र तक जाएगी, वो गोवा से तमिलनाडु में थी कुछ, है ना, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो भारत गौरव ट्रेन है ये, दक्षिण रेलवे का भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत जो है पहला जोन बन जाएगा ये। भारतीय रेल का पहला जोन बन जाएगा जो कि इसे अपने यहाँ लागू करेगा। साउथ स्टार रेल करके एक वो संस्था है जो कि यह पंजीकृत सेवा प्रदान करेगी, जिसके द्वारा भारत गौरव ट्रेन को कोयम्बटूर से शिरडी के मध्य वापसी यात्रा में संचालित किया गया है। ठीक है, तो ये कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जो कि भारत गौरव ट्रेन को चलाएगी। ठीक है, अगला टॉपिक है NHAI का सड़क निर्माण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसे बोलते हैं, ने एसफाल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क निर्माण में नया गिनीज द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। NHAI ने बिना रुके कंटिन्यूसली विश्व की सबसे लंबी एसफाल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की है। इस सड़क का निर्माण NH53 पर महाराष्ट्र के अमरावती और अकोला जिलों के बीच में किया गया है। तो ये महाराष्ट्र में हुआ है, अमरावती और अकोला जिलों के बीच में। ठीक है, NH53 पर, ये सब याद कर, ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक बार को इसे याद करने की कोशिश कीजिए। NH53 पर एकल लेन में 84 किलोमीटर लंबी एसफाल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण 105 घंटे 33 मिनट में कर दिया गया। ठीक है, इससे पहले जो है वो किसी और के यहाँ पर था, क्या है, दोहा में। ठीक है, वहाँ पे कभी बनाया गया था इससे पहले का रिकॉर्ड, लेकिन अभी रिकॉर्ड कहाँ पर है, अमरावती में है। ठीक है, अमरावती और अकोला में, महाराष्ट्र में। अगला टॉपिक है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22। ठीक है, तो राज्य का खाद्य सुरक्षा सूचकांक है। तो देखते हैं, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को भारतीय खाद्य संरक्षा और मानव प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। हर साल जारी होता है, साल में एक बार। तो खाद्य सुरक्षा फूड सेफ्टी इंडेक्स है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो इस सूचकांक का प्रथम संस्करण 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को हुआ था। तो आप एक तो ये भी याद कर सकते हैं कि वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा खूब फूड सिक्योरिटी किसका है, तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु का फूड सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, भले ही पानी की वहाँ पे सिक्योरिटी हो या नहीं हो, है ना, पानी की प्रॉब्लम है वहाँ पे, लेकिन फूड की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का फूड सिक्योरिटी में कितना स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। देख रहे हो अपने उत्तर प्रदेश की हालत क्या होगी भगवान, है ना। तो इसका 8वां स्थान है उत्तर प्रदेश का फूड सिक्योरिटी में। ठीक है, और छोटे शहरों में गोवा का नंबर 1 है, और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर का नंबर 1 है। वहाँ पे फूड की कोई कमी नहीं है। बम फोड़ो, फूड खाओ, बम फोड़ो। ठीक है, मतलब तुम समझ रहे हो ना बम किसे बोल रहा हूँ मैं, खाना खाओगे तो बम कहाँ से फूटता है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022, 7 जून 2022 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022
नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी को लॉन्च किया। ठीक है, तो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी है ये, राष्ट्रीय वायु खेल नीति। ठीक है, तो एयर स्पोर्ट्स के लिए जो है नीति को लागू कर दिया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन कौन से खेल शामिल किए जाएंगे, तो आप एक बार देख लीजिए। इनमें मेरे हिसाब से पेपर में बहुत ही न के बराबर चांसेस हैं कि ये पूछेंगे कौन सा खेल शामिल है। ठीक है, नई खेल नीति के अंतर्गत वायु खेलों के लिए 4 स्तरीय 4 टायर प्रशासनिक संरचना होगी। तो वो सब इन्होंने बता रखा है कि सबसे टॉप पे कौन सी, टॉप पे कोई एक संस्था है, फिर उसके नीचे कुछ है, उसके नीचे कुछ एक है, उसके नीचे जिला स्तर पर है। तो ऐसे करके इन्होंने मतलब जिला स्तर पे हुई, फिर यहाँ पे स्टेट स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे हो गई है ना और यहाँ पे राष्ट्रीय संघ बन गया। मतलब ऐसे करके इन्होंने 4 स्तरीय बनाई है, तो 4 टायर है, ये याद कर सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने एक नीति बना दी है कि उसमें क्या क्या कुछ मतलब रेगुलराइज करेंगे इन गेम्स को। ठीक है, ये गेम्स जो है अलाउड है। ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज्य तितली बन गई है। तो ये पेपर में सीधे सीधे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सिक्किम की राज्य तितली का नाम क्या है, तो उसका नाम ब्लू ड्यूक है। या फिर ब्लू ड्यूक जो है किस राज्य की नई स्टेट तितली बनाई गई है, तो वो है सिक्किम राज्य। सिक्किम कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल जैसे यहाँ पर है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल है, तो इसके ऊपर की तरफ को यहाँ पे सिक्किम है एक राज्य, नेपाल और भूटान के बीच में। ऑनलाइन जनमत सर्वेक्षण में ब्लू ड्यूक को 57% और कृष्णा पीका को 40% मत प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये जो नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल, ये जो तितली है ये नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और चीन में पाई जाती है। ठीक है, तो मैंने बताया जैसे नेपाल यहाँ पर है, सिक्किम, नेपाल मान लीजिए इधर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्किम है। ठीक है, यहाँ पे भूटान है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है और ऊपर जो है चीन है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ इन इस करीब इस एरिया में पाई जाती है। ब्लू ड्यूक का वैज्ञानिक नाम जो है बासारोना दुर्गा है। यह फूलों पर नहीं जाती, बल्कि जो सड़ी हुई चीज़ें होती है ना, किण्वित फल, एल्कोहल, पशुओं के सड़े हुए शव, गोबर आदि की तरफ और आकर्षित होती है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। ठीक है, ये कई सारे राज्यों के दे रखे हैं कि इन राज्यों की तितलियाँ, राज्य तितलियाँ कौन कौन सी हैं, वो आपको मन हो तो देख लो, नहीं तो छोड़ो। दिल्ली हवाई अड्डा जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है। 1 जून 2022 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत और सौर ऊर्जा संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो कौन सा हवाई अड्डा जल विद्युत और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया, तो वो हो जाएगा दिल्ली हवाई अड्डा। ठीक है, अगला है 94% आपूर्ति एक हाइड्रो पावर प्लांट द्वारा की जा रही है इस हवाई अड्डे में। ठीक है, और 6% जो है वो सोलर एनर्जी से की जा रही है। तो ऐसे करके ये 100% जो है पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा का रूप ले लिया है इसने। तो बस इतना ही हमको याद करना था, कौन सा हवाई अड्डा है और क्या क्या थोड़ा बहुत उसका आइडिया क्या क्या है। ठीक है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा है। ठीक है, तो कोचीन जो है वो हवाई अड्डा केरल का वो पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित हवाई अड्डा है। केरल स्थित कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित विश्व का पहला हवाई अड्डा है दुनिया का। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ज्ञातव्य है कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत निर्मित भारत का पहला हवाई अड्डा है। ठीक है, तो ये पीपीपी मॉडल पर निर्मित जो है भारत का पहला हवाई अड्डा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अगला टॉपिक है। इसकी शुरुआत केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत की गई है। यह 8वां संस्करण है। ठीक है, इस सर्वेक्षण का विषय क्या है, वेस्ट टू वेल्थ, ये इंपॉर्टेंट है, जो अपशिष्ट मुक्त शहरों के विजन पर केंद्रित है। स्वच्छ सर्वेक्षण, वेस्ट से वेल्थ में जाएंगे। इस सर्वेक्षण में 3R का सिद्धांत है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर पूछें तब भी, नहीं पूछे तब भी, है ना। और परिवर्तनिक प्रेरक दौड़, तो ये है, इसमें कितने कितने रेटिंग रहेगी, तो उसके आधार पे प्लेटिनम और स्वर्ण, रजत और कांस्य से जो है इनको रैंकिंग दी जाएगी। अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0। अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन की ही एक पहल है। यह पहल एक अनुदान आधारित तंत्र के माध्यम से इनोवेटर्स या नवोन्मेषकों को सहयोग प्रदान करने के हेतु लक्षित है,
जिससे वे राष्ट्रीय महत्व तथा सामाजिक औचित्य सोशल रिलेवेंस के क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर आधारित उत्पादों या समाधानों को सृजित कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अनुदान देंगे और इनोवेटर्स जो है, जो कोई भी नई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, उन लोगों को इनको इनको जो अनुदान दिया जाएगा, जिससे कि ये लोग इम्पोर्टेंट जो कि राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक औचित्य वाली चीज़ों का सृजन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 है। अटल इनोवेशन मिशन का विस्तार 8 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन को मार्च 2023 तक जारी करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो अभी अटल इनोवेशन मिशन जो है वो 2023 तक जो है वो जारी रहेगा, चलता रहेगा। अटल इनोवेशन मिशन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अभीष्ट लक्ष्य क्या हैं? अटल टिंकरिंग लैब और अटल इंक्यूबेशन सेंटर हैं और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर हैं और स्टार्टअप को सहयोग कर प्रदान किया जाएगा। ये सारी चीज़ जो है अटल इनोवेशन मिशन में होने वाली हैं। अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की एक अग्रणी पहल है, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार एवं एंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस पहल को 2016 में स्थापित किया गया था। तो ये भी याद रखना है आपको कि कब स्थापित किया गया था अटल इनोवेशन मिशन को। ठीक है, तो रायसीना डायलॉग जो है, रायसीना संवाद 2022, ठीक है, ये 7वां संस्करण चल रहा है रायसीना डायलॉग का। ठीक है, वर्ष 2022 में के संस्करण का केंद्रीय विषय थीम क्या थी 2022 की, इस साल की? टेरा नोवा, इम्पेशेंट एंड इम्पेरल्ड। ठीक है, ये थी। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि रूप में शामिल रही थी। ठीक है, रायसीना डायलॉग भारत के प्रमुख वार्षिक जियोपॉलिटिकल, भू राजनीतिक और भू आर्थिकी इकोनॉमिक्स सम्मेलन है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि रायसीना संवाद सिंगापुर के शांग्रीला संवाद से प्रेरित है। ठीक है, अभी तक के लिए इसमें देखते हैं, आगे अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे का। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये अपडेट मिलती रहे और आप आगे सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में सारा कुछ इसी से आएगा। धन्यवाद।